हेलो नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को के कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, अकविता। तो इस प्रकार से तो हम सभी जो है आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल में भारतेंद्र युग को पढ़ लिए हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग को पढ़ लिए हैं, छायावाद युग को पढ़ लिए हैं। छायावाद के बाद अब छायावाद की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रगतिवाद को पढ़ने चल रहे हैं। अब हम सभी जो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रहे हैं ये प्रगतिवाद से। तो प्रगतिवाद और ये जो पढ़ रहे हैं, बता दें आपको कि ये घटना चक्र है। ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं प्रतिदिन, ये जो है घटना चक्र है, घटना चक्र। ये प्रैक्टिस सेट आपसे बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, TRE 3.0, 4.0 और इसके साथ ही साथ TGT PGT, TGT PGT वो किसी भी राज्य के TGT PGT हों सभी के लिए, LT ग्रेड, DSSB, KVS, NVS, UGC नेट JRF, UGC नेट JRF इत्यादि सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगे तो आप इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस क्रम में हम सभी आज प्रगतिवाद को देखेंगे। प्रगतिवाद से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जो पहले आए हुए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। प्रगतिवाद, इसका जो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है जनवाद और ऑप्शन डी है अकविता। अकविता, ऑप्शन डी है अकविता, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है, फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। राइट आंसर क्या है? ए है। अब इसके विषय में डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये TGT परीक्षा 2001 में आया हुआ प्रश्न है। 1935 से आगे, सन 1935 से आगे कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है, ठीक है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं नागार्जुन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केदारनाथ अग्रवाल, इनकी भी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का, प्रयोगवादी कविता पर किसका है? फ्रायड का है, ठीक है। साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण, आगे देखते हैं। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है वर्ग चेतना प्रधान, ऑप्शन सी है वैयक्तिक यथार्थ, ऑप्शन डी है यथास्थितिवादी, यथास्थितिवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वर्ग चेतना प्रधान, वर्ग चेतना प्रधान। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान। आगे देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक, ऑप्शन ए है नई कविता, ऑप्शन बी है प्रगतिवाद, ऑप्शन सी है समानांतर कविता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद हो जाएगा।
राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसे थोड़ा समझते हैं। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ प्रारंभ हुआ। कब? 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ। यह मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्राश्रय दे रही थी। फिर से देखेंगे, राजनीतिक दास्ता देश में एक ओर पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्राश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। ठीक है। साहित्य भी इससे क्या हुआ? प्रभावित हुआ। जैसा कि जानते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का क्या है? विकास है ना। आगे देखते हैं, तो इससे साहित्य भी प्रभावित हुआ। उससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1935 ईस्वी में E.M. फॉर्स्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन मतलब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। ठीक है। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें कौन थे? मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर शामिल थे। पूछा जाता है ये प्रश्न, जिसमें लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें जो है मुल्क राज आनंद थे और सज्जाद जहीर थे। 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। कब? 1936 में। किसके प्रयास से? सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। और आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ये प्रश्न किया जाता है, किसकी अध्यक्षता में? प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में। कहाँ प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी, फिर से देखते हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। आगे देखते हैं, प्रगतिवाद का आधार है। ऑप्शन ए है रहस्यवाद, ऑप्शन बी है हालावाद, ऑप्शन सी है प्रकृतिवाद, ऑप्शन डी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो हम राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये प्रश्न आया हुआ है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015। तो ये आ सकता है परीक्षा में। प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर डी होगा। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन सी है राज्य स्तरीय, ऑप्शन डी है हिंदी भाषी प्रांतीय। तो हम सभी को बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है। तो प्रगतिशील लेखक संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कैसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र ने, ऑप्शन बी है नागार्जुन ने, ऑप्शन सी है राही मासूम रजा ने, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र ने। कहाँ की थी? लखनऊ में की थी। किसने की थी? प्रेमचंद्र ने। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? फिर उसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है। और ये प्रश्न कब आया है? पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है यशपाल ने, ऑप्शन बी है दिनकर ने, ऑप्शन सी है निराला ने, ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र ने। तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद्र ने। किसने की थी? प्रेमचंद्र ने। कहाँ की थी? लखनऊ में। ठीक है।
आगे देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई। अब ये प्रश्न बन रहा है हमारा कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1946 मतलब 46, ऑप्शन डी है 1939 यानी कि 39। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, ऑप्शन ए सज्जाद जहीर, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी है मुल्कराज आनंद। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। तो जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, है ना। अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद्र ने। किसने की थी? प्रेमचंद्र ने, प्रेमचंद्र। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। देखिए उसी प्रश्न को फिर घुमा दिया गया है। प्रेमचंद्र ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी है मुल्कराज आनंद। टीजीटी परीक्षा 2009 में ये आया हुआ प्रश्न है और फिर इसी में पूछा गया है कि 1936 में, इतना याद रखेंगे, 1936 में प्रथम बार जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। किसने किया था? प्रेमचंद्र ने किया था। कि चाहे जितनी बार घुमा के क्वेश्चन आए, आंसर हमारा वही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी है मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, ऑप्शन डी है नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो किसने की थी? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयास से हुई। तो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन ए है छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी प्रभाव, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये हम सभी को बताना है। छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी, ये भी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, ये भी। मार्क्सवादी प्रभाव तो था ही, तो उपयुक्त ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ऑप्शन ए है यथार्थवाद, ऑप्शन बी है रूपवाद, ऑप्शन सी है पदार्थवाद, ऑप्शन डी है समाजवाद। ये 2011 पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अंतर्गत अमान्य है। देखिए यथार्थवाद तो है, ये तो मान्य है, पदार्थवाद भी है, समाजवाद भी है, रूपवाद नहीं है। रूपवाद क्या है? अमान्य है। तो इस राइट आंसर बी हो जाएगा। जो अमान्य है वही पूछा गया है। प्रगतिवाद के अंतर्गत फिर से ध्यान से देखेंगे, यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद शामिल हैं। प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रवली सिंह का मत है, विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। क्या शामिल है? यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। यानी कि आपसे बताया गया कि भारतेंदु युग की विशेषता, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रगतिवाद युग की, सभी जितने भी वाद हैं सबकी विशेषता पढ़ना, याद करना बहुत जरूरी है, समझना। तो वही प्रश्न देखिए, उनसे भी प्रश्न बनता है। इसमें निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की जो प्रवृत्ति नहीं है उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है ईश्वर धर्म तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ऑप्शन बी है सामाजिकता का आग्रह, ऑप्शन सी है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषित के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो नहीं पूछा गया है, इसमें एक ऑप्शन और है, 3 ही ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन और है, देख लेते हैं। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना, तो ये तो है, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना, ये तो है। ठीक है। पूछा गया है प्रश्न में कि नहीं है, तो नहीं कौन सा है, नहीं कौन सा है भाई, देख लेते हैं। नहीं कौन सा है, हाँ देखते हैं। सामाजिकता का आग्रह, ये भी है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ये भी है। तो जो नहीं है, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ऐसी कोई मान्यता नहीं थी। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ऐसा कुछ इसमें नहीं था, बल्कि ये क्या था, भक्ति काल में था। किसमें था ये, भक्ति काल में। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है। प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, है ना, प्रगतिवाद है। तो जो पुरानी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका विरोध। मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। अब प्रश्न आया था कि ईश्वर के प्रति आस्था, जबकि वो क्या था, गलत था, अशुद्ध था। ईश्वर के प्रति क्या था, अनास्था था प्रगतिवाद में। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी है धूमिल। तो वैद्यनाथ, वैद्यनाथ जो है किसका था, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन। इनके कई नाम थे, वैद्यनाथ मिश्र, इनके जो है कई नाम थे, बाबा नागार्जुन। आगे देखते हैं। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तरौनी नामक गांव में हुआ था। मधुबनी बिहार के तरौनी नामक गांव में हुआ था, ग्राम में हुआ था। किसका, वैद्यनाथ मिश्र का। इनको बाबा भी कहते थे। ठीक है। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया। निधन कहाँ हुआ, बिहार में हुआ, कहाँ, दरभंगा। ठीक है। कब हुआ, 1998 में। और इनका जो जन्म है 1911 में हुआ। ठीक। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इन्हें भी देखते हैं। नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अगर पूछ लिया जाए कि दीपक पत्रिका कैसी है, तो मासिक है ना, विश्व बंधु साप्ताहिक है। दीपक और विश्व बंधु नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो नागार्जुन ने किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। कौन कवि है जो मैथिली में यात्री उपनाम से किया, तो बाबा नागार्जुन। मैथिली में नवीन भावोद की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से हुआ। आगे देखते हैं। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की। पत्रहीन नग्नगाछ, इंपॉर्टेंट है ये रचना। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पत्रहीन नग्नगाछ किसकी है, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन। इनका दूसरा नाम क्या है, वैद्यनाथ। ठीक है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ युगधारा, इंपॉर्टेंट है, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था। एक है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है। और तुमने कहा था किसकी है, नागार्जुन की है। तुमने कहा था नागार्जुन की है, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। तीन कहानियाँ। ठीक है। गुलेरी की बहुत फेमस है, लेकिन तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है। आगे देखते हैं। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर खंड काव्य है, इंपॉर्टेंट है। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। ठीक है।
आगे देखते हैं नागार्जुन का असली नाम क्या है। प्रश्न संख्या 16 है। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। नागार्जुन का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है, आप स्वयं देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के कवि हैं, है ना। नागार्जुन छायावाद को हम लोगों ने पढ़ा, उसमें नहीं आए। प्रयोगवाद अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। द्विवेदी युग, है ना, द्विवेदी युग में नहीं है। किसके हैं? प्रगतिवाद के हैं। और नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? फिर से उसी प्रश्न को दे दिया गया। तो प्रगतिवाद। किस बात के? प्रगतिवाद के हैं। और नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। प्रश्न संख्या क्या है? 19 है। प्रश्न संख्या 19। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है भस्मांकुर, ऑप्शन बी है पत्रहीन नग्नगाछ, ऑप्शन सी है युगधारा, ऑप्शन डी है सतरंगे पंखों वाली। ये केवीएस प्रयोक्ता परीक्षा 2018 में जो हुई थी परीक्षा, उसमें ये आया हुआ प्रश्न है। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में कौन खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है, अर्थात दूसरी भाषा में लिखी गई है? ठीक है, खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। तो 19 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा पत्रहीन नग्न गाछ। ये किस में है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। बाकी भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली ये खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। पत्रहीन नग्न गाछ किस में है? मैथिली भाषा में। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। ये प्रश्न जो है 2015 में आया था, पीजीटी दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है हरिहौद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या बुराइयों को जितनी गहराई धमाकेदार तरीके से उठाया, उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। ठीक, कबीर से इनकी तुलना की जाती है। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र में मायावी जाल को तार तार करते हुए उनके वास्तविक चेहरे को सामने लाते हैं। ठीक, पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं, मजदूरी, किसानों एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए भी एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। कौन जो है बाबा नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि मानता है? तो कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 है। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है। ऑप्शन ए प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ठीक है, कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ऑप्शन बी देखते हैं, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ऑप्शन सी, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। रचना का उद्देश्य मानता है। इसमें हमें क्या बताना है? कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसी को बताना है। तो प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना के सौंदर्य को खोजता है। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। यही राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन जो है सही नहीं है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। और 3 जो कथन बचे हैं इन्हें फिर दोबारा देखते हैं। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। बिल्कुल सत्य है ये। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद को विकसित, अभी भी पढ़ रहे हैं, ये भी सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो एक जो फर्स्ट वाला था हमारा वही क्या था? गलत था। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है,
इसमें वही सारी चीज़ें हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर जाने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा, वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता है। बिल्कुल सत्य। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? ऑप्शन ए है कल्पना प्रवणता, ऑप्शन बी है शोषण का विरोध, ऑप्शन सी है व्यंग्य प्रधानता, ऑप्शन डी है श्रम में सौंदर्य। ये प्रश्न जो ये 19 में आया था, 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, NVS TGT परीक्षा। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर है, पूछा है नहीं है। व्यंग्य प्रधानता ये तो बिल्कुल है। शोषण का विरोध किया गया है। श्रम में सौंदर्य खोजता है, बिल्कुल सत्य है। कल्पना प्रवणता क्या है? कल्पना प्रवणता ये विशेषता जो है नहीं है। कल्पना प्रवणता छायावाद की विशेषता है। कल्पना प्रवणता जो है छायावाद की, हाँ, छायावाद की विशेषता है। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता इतनी अधिक है तो आभ्यंतर प्रभाव साम्य को प्रकट करने की सक्षम योजनाएं अधिक हैं। छायावादी कविता की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिसकी ओर सबसे पहले बलपूर्वक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया। शेष विशेषताएं किसकी हैं? प्रगतिवाद की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है गुलाब राय, ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास। इससे पूछा गया प्रगतिवादी समीक्षक तो कौन है? रामविलास शर्मा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा। अब रामविलास शर्मा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रख करके मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद्र और उनका युग। ध्यान देंगे, प्रेमचंद्र और उनका युग 1953, निराला 46, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969। ठीक है। प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, सी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है केदारनाथ, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। केदारनाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने नागार्जुन के बारे में जाना है ना, फिर जो है निराला के बारे में पढ़ा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़े? केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मान करके जन साधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी वृत्तियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनकी कविताएं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी है मेरी तुम, बोले बोल अबेल, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे। ये सारी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है त्रिलोचन, ऑप्शन डी है नरेश मेहता। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ की रचना है। गुल मेहंदी हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल कर लिया। हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल किया। अब 25 प्रश्नों के बाद ये नागार्जुन को पढ़ ही लेते हैं। इन्हें नहीं, केदारनाथ अग्रवाल के जितने क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। 25 के बाद 26-30 क्वेश्चन करेंगे। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। तो जमुन जल तुम जमुन जल तुम हे मेरी तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, मार प्यार की थापे, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब है केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 27 है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, आग का झरना, ऑप्शन ए है युग की गंगा, ऑप्शन बी है नीर के बादल, ऑप्शन सी है आग का झरना, ऑप्शन डी है युग धारा। प्रश्न संख्या 27 है ना। युग की गंगा तथा नीर के बादल, नीर के बादल और युग की गंगा ये किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की हैं। ठीक है, ये केदारनाथ अग्रवाल की हैं। और केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना लिखा है। क्या लिखा है? आग का झरना इसमें दिया गया है, जो कि नहीं है, आग का आईना। आग का आईना किसने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना लिखा है। ठीक है, और इसमें जो है विकल्प में क्या है? आग का झरना है। और युग धारा किसकी है? नागार्जुन की है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखिए दो आंसर तो केदारनाथ अग्रवाल का है पूछा गया है, जो नहीं है तो आग का झरना भी है और युग धारा, दो आंसर है इसमें भी दिया गया है। युग की गंगा तथा नीर के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां हैं, जबकि युग धारा नागार्जुन की है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा है, किंतु विकल्प में आग का झरना दिया गया है। अतः विकल्प में दो रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंज में इस प्रश्न का विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित करने के बाद इस प्रश्न को क्या किया गया? बाहर कर दिया गया मूल्यांकन से। अबे सुनबे गुलाब इंपॉर्टेंट है। भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, ऑप्शन बी प्रयोगवादी कविता से, ऑप्शन सी समानांतर कविता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 2009 में है, प्रश्न संख्या जो है 28 है। पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ ये प्रश्न है। अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप किस समय का? तो यह प्रगतिवादी कविता है। किस समय की कविता है ये? प्रगतिवादी कविता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से ली गई है। किससे लिया गया है? कुकुरमुत्ता से। किसकी रचना है? निराला की। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं हैं अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना। अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना। ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है दिनकर, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। तो प्रश्न संख्या 29 का क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय नहीं है, नागार्जुन है, दिनकर है, मुक्तिबोध है। ठीक है, अज्ञेय जी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि। अज्ञेय जी प्रगतिवाद के कवि नहीं है। ये किसके हैं? प्रयोगवाद के हैं, है ना। तार सप्तक का प्रकाशन भी इन्होंने किया है। नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध। ध्यान देंगे, नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध ये क्या है? प्रगतिवादी कवि है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, 30 प्रश्न। और निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध पूछा गया, कौन सी इनकी लंबी कविता है? ऑप्शन ए है पेशोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी है अंधेरे में, ऑप्शन सी है राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी है असाध्य वीणा। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि लंबी कविता, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? तो अंधेरे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, अंधेरे में। इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है मुक्तिबोध का पूरा नाम, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनके अन्य काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मवाद इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म राक्षस भी इंपॉर्टेंट है, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि। राम की शक्ति पूजा निराला की है, असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञेय की लंबी कविता है, और राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला की है। ठीक है, और मुक्तिबोध की क्या है? अंधेरे में। आगे देखते हैं, मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश के थे। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत रहे। उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। किसकी बात उठाई है? अस्मिता की खोज की बात उठाई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने किसके बारे में जाना? मुक्तिबोध के बारे में जाना, नागार्जुन के बारे में जाना, है ना। रामविलास शर्मा से संबंधित भी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, है ना। इस प्रकार से हम लोग आज प्रगतिवाद
प्रगतिवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे परीक्षा में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी, है ना, पूछे गए थे, उन सभी पीवाईक्यू को हम लोगों ने सॉल्व किया। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और सहजतापूर्वक उन्हें हल करने का प्रयास किया। इस प्रकार से ये जो प्रैक्टिस सेट है हम सभी करते हैं निरंतर पूर्वक। और ये प्रैक्टिस सेट प्रगतिवाद की है। प्रगतिवाद में आज प्रगतिवाद के 30 प्रश्नों को हम लोगों ने किया। कितने प्रश्न किए? 30 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब 30 के आगे की क्लास अब अगले दिन आएगी। आज के लिए इतना ही। ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दें और कमेंट में अपने सुझाव देना ना भूलें। आज की क्लास इतना ही। अब अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।